सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ द ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत है। लॉ ऑफ टोट्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और आज ये 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके वो 3 लेक्चर्स जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टोट कैसे बनता है, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ टोट। और इसी कंसेप्ट में दो बड़ी महत्वपूर्ण मैगजीम्स आती हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। डेमनम साइने इंजूरिया, इंजूरिया साइने डेमनो, ये दोनों मैगजीम, इनके लैंडमार्क केसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को आगे मैं आपको बोर्ड में लेकर जाऊं, पीडीएफ फाइल्स में लेकर जाऊं, पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब हम इसेंशियल्स ऑफ टोट की बात करते हैं, इसेंशियल्स बोल लीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, तो दो इसेंशियल्स टोट के होते हैं। एक एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वो है जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, और प्लेंटिफ वो है जो केस फाइल करता है। तो एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, सबसे पहले जो डिफेंडेंट है वो एक्ट करे या ओमिशन करे, क्या होते हैं आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको भी। और सेकंड इसेंशियल है आपका इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो है जिसके ऊपर जो केस फाइल करता है। तो टोट कब बनेगा? टोट मतलब सिविल रॉन्ग, रॉन्ग मतलब जो समथिंग विच इज नॉट लॉफुल। तो अनलॉफुल एक्ट कब बोलेंगे हम हुआ है, हम कब बोलेंगे टोट हुआ है? जब जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है वो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे, और उस एक्ट और ओमिशन की वजह से प्लेंटिफ जिसके ऊपर केस फाइल कर रहा है उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो जाए, उसका कोई लीगल राइट वायलेट हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले ये कॉमन सा आइडिया आपने लेकर चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है, एक बार नहीं बार बार आता है। और इसमें हम लोगों ने दो मैगजीम्स भी पढ़नी है इस वाले पार्ट में, इंजूरिया साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजूरिया, वो भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। पिछला लेक्चर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इन तीनों लेक्चर्स में जो आपने समझा है आई एम सॉरी, वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो। नॉर्मली आप टोट की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि टोट एक सिविल रॉन्ग होता है। बट हर, देखो क्या आप क्या लिख सकते हो कि टोट क्या है, टोट एक सिविल रॉन्ग है। बट जो हर सिविल रॉन्ग है वो टोट नहीं होता। टोट इज सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टोट। फॉर becoming a civil wrong as a tort there must be some essentials। हर चीज, हर सिविल, हर एक wrongful act टोट नहीं होगा। टोट के लिए कुछ essentials है जो पूरे होने चाहिए। वो essentials आप बता के आंसर को आगे शुरू कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ टोर्ट्स aims to protect the legal rights of individual and provide compensation for civil wrong। लॉ ऑफ टोर्ट्स का पर्पस क्या है? कि लोगों के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और उनको जो सिविल रोंग जिनके साथ हो रहा है उन लोगों को कंपनसेट करना। हाउएवर नॉट एवरी wrongful एक्ट और एवरी लॉस अमाउंट्स टू टोट। हर wrongful एक्ट टोट नहीं होता, हर लॉस टोट नहीं होता। फॉर एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन टोट, एक टोट बनाने के लिए देर आर सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट। यहाँ पे कुछ इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। वो क्या इसेंशियल एलिमेंट है? सबसे पहला, देयर मस्ट बी एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है, वो एक्ट करे या ओमिशन करे। एंड सेकंड इज लीगल इंजुरी, इंजूरिया, दैट इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ। तो दो बताए मैंने आपको ना, एक मैंने बताया आपको कि डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल करना है वो कोई एक्ट करे कोई ओमिशन करे, और दूसरा जिसने केस फाइल करना है जो प्लेंटिफ है उसको उस एक्ट या ओमिशन से इंजूरिया होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, उसका एक राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए। तो बेसिकली दो मैगजीम है, इंजूरिया साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजूरिया, वो दोनों हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इंजूरिया साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजूरिया, इन दोनों मैगजीम्स में एक मैगजीम फॉलो होगी तो टोट कमिट माना जाता है, एक मैगजीम, दूसरी मैगजीम फॉलो होगी तो टोट कमिट नहीं माना जाता। किसमें क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे, अभी चलते हैं।
सबसे पहले इसेंशियल्स ऑफ टोर्ट क्या है? दो इसेंशियल्स है, देयर मस्ट बी एक्ट और डैमेजेस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट एक्ट करे या ओमिशन करे, एंड बिकॉज ऑफ एक्ट और omission on the part of defendant, it resulted into the legal damages, that is injuria, that is infringement of legal right, infringement of legal rights। और इससे क्या हो रहा है? प्लेंटिफ के लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं। जब ये दोनों एसेंशियल्स पूरे होंगे, जब प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट होगा बिकॉज ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, तो हम बोलेंगे कि टोर्ट कमिट हो गया है। अब दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पहला जो इसेंशियल है दैट इज एक्ट और ओमिशन। तो सबसे पहला जो इसेंशियल है टोर्ट कमिट होने के लिए वो है कि डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया जाना है, जो हम बोल रहे हैं कि डिफेंडर ने टोट किया, वो डिफेंडेंट या तो एक्ट करे या तो ओमिशन करे। भाई एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ करना, विच ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, जो कानून उससे एक्सपेक्ट नहीं करता वो काम करना। जब आप एक ऐसा काम कर देते हो, ऐसा कर्म कर देते हो, ऐसा एक्ट कर देते हो जो कानून आपको करने को मना ही देता है, तो मतलब आपने एक्ट कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में आपको कानून ये बोलता है कि आपने किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं जाना है, आपने ट्रेसपास नहीं करना है, आपने किसी को डिफेम नहीं करना है, आपने बेसिकली किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी के साथ न्यूसेंस नहीं करना है, किसी को असॉल्ट नहीं करना है, किसी के साथ ट्रेसपास नहीं करना है, फॉल्स इंप्रिजन किसी को नहीं करना है, और आपने इनमें से कोई भी एक्ट काम किया, मतलब आपने एक्ट कर दिया। तो एक्ट मीन्स डूइंग समथिंग विच लॉ prohibits you to do that thing. You do something which is you are not supposed to do. You do something which law tells you not to do. जो आपको करने को मनाही की जाती है, अगर आप वो काम कर देते हो मतलब आपने एक्ट कर दिया। सेकंड ओमिशन। ओमिशन मतलब कानून आपको बोल रहा है आप करो, यू आर सपोज टू डू, बट यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, आप वो काम कर नहीं रहे। omit means omission means to omit something to do which he is supposed to do। कुछ करने के लिए omit करना, कुछ करने से पीछे हो जाना, जो काम करने के लिए you are supposed to do, आपको वो करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आपकी ड्यूटी है आप हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं, आपकी ड्यूटी है कि आपको सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए, आप नहीं चला रहे, ना आप सीट बेल्ट पहन रहे, आपको कानून बोलता है आप करो, आप नहीं कर रहे मतलब आप ओमिशन कर रहे, ये टोर्ट बन जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक इफ कॉर्पोरेशंस व्हिच मेंटेन अ पब्लिक पार्क फेल्स टू पुट प्रॉपर फेंसिंग टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम पॉइजनस ट्रीज एंड डाइज, चिल्ड्रन डाई, द कॉर्पोरेशन वुड बी लायबल फॉर सच ओमिशन। मान लीजिए कॉर्पोरेशन ने उसने एक पार्क बनाया हुआ है, उस पार्क में कुछ जो पेड़ हैं वो बड़े जहरीले हैं। अब कॉर्पोरेशन का ड्यूटी है कि जो जहरीले पेड़ हैं उन पेड़ों के आसपास बड़ी बड़ी फेंसिंग करी जाए ताकि बच्चे वहां पे ना जाएं जहरीले पेड़ों के पास। मान लो आप फेंसिंग नहीं करते हो, बच्चे अंदर चले जाते हैं वहां पे जहरीले पेड़ों के पास, और बच्चे वो जहरीले पेड़ों के पत्ते खाकर या कुछ ऐसे बेहोश हो जाते हैं, तो कॉर्पोरेशन विल बी लायबल बिकॉज ये उनकी ड्यूटी थी वो केयर करें, उन्हें नहीं करी, उन्होंने ओमिशन कर दिया। तो आप तभी बोलोगे कोई टोर्ट कमिट हुआ है जब डिफेंडेंट जिसके ऊपर आपने केस फाइल करना है कि तुमने टोर्ट किया, वो या तो कोई एक्ट करे मतलब वो काम करे जो नहीं करना चाहिए था, या वो ओमिशन करे मतलब वो काम कर दे जो उसने नहीं करना था, वो एक्ट कर दे वो जो उसने सॉरी वो एक्ट ना करे जो उसने करना था। ओमिशन मतलब ओमिट समथिंग, कि आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, आपको हेलमेट पहनना चाहिए था आपने नहीं पहना, आपको पार्क में फेंसिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं करी, इट इज ओमिशन। एंड सेकेंड इसेंशियली इज लीगल डैमेजेस, मतलब इंजूरिया, मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ प्लेंटिफ। तो जब एक व्यक्ति एक्ट करता है और ओमिशन करता है, लेकिन उस एक्ट और ओमिशन से किसी को नुकसान नहीं होता, तो जब किसी को नुकसान नहीं होगा तो कोई किसी के ऊपर केस भी क्यों करेगा? कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू be successful in an action of for tort, the plaintiff has to prove that there has been legal damages caused to him। plaintiff को prove करना पड़ेगा कि इस काम से उसको legal damages हुए हैं। therefore in other words it has got to be proved that there was a wrongful act, that is act or omission causing breach of legal duty, violation of legal right vested in the plaintiff। अर्थात plaintiff जो केस फाइल करेगा उसे कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया जो ओमिशन किया उससे मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है, उससे मुझे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं।
तो बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी, आप एलएलबी कर रहे हो, आप बीए एलएलबी कर रहे हो, आप जो है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, सीसीएसयू, एमएसयू, एमडीयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या मुंबई यूनिवर्सिटी, या कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, या आप ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हम लोग डेली क्लासेस लेते हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे एलएलबी के सब्जेक्ट्स हों, बीएलएलबी के सब्जेक्ट्स हों, चाहे आप एआईबीई की तैयारी कर रहे हो, आप एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, आपको हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स हर सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए जरूर नोट्स लेने के लिए। हमारा टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ पे यूट्यूब में लाइव आते हैं, यहीं पे नोटिस डालते हैं, हमने नोट्स शेयर करने हैं, यहीं पे शेयर करते हैं। जैसे भारतीय साक्षर नियम के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे लिए हुए हैं, और उनके जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम पेज पे डाले हुए हैं, तो वहां पर जाके आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो नोट्स पेड है वो तो पेड ही हैं, जो फ्री में है वो टेलीग्राम में मिलेंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप। आगे चलते हैं। अब दो मैगजीन्स बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना इस टॉपिक के लिए, जो कि दूसरा इसेंशियल है हमारा, लीगल डैमेजेस। डैमेजेस, या आप जिसको बोलते हो आप इंजूरिया, या आप क्या बोलते हो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। प्लेंटिफ के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होने चाहिए, उसे लीगल डैमेज होने चाहिए। इसमें दो मैगजीम है, इंजूरिया साइने डैमनो, डैमनम साइने इंजूरिया। तो ये दो जो मैगजीम्स हैं, इस मैगजीम्स में जब इंजूरिया साइने डैमनम होगा, इंजूरिया साइने डैमनो होगा, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, हम आगे चलेंगे। आप आगे पढ़ेंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि जब इंजूरिया साइने डैमनो होगा ना, तो माना जाएगा कि टोट कमिट हुआ है, टोट हुआ है वहां पे। अर्थात जब एक पार्टी एक्ट करे, ओमिशन करे, और दूसरी पार्टी को इंजूरिया साइने डैमनो हो जाए, तो टोट माना जाएगा, टोट हुआ है। पर जब एक पार्टी एक्ट करे, ओमिशन करे, पर दूसरी पार्टी को डैमनम साइने इंजूरिया वाला ये जो मैगजीम है इसमें फाइल करे दूसरी पार्टी जो प्लेंटिफ है, तो टोट कमिट हुआ नहीं माना जाएगा। ये दो मैगजीम समझना बड़ी जरूरी है। ये क्या मैगजीम है, सबसे पहले इंजूरिया साइने डैमनो देखते हैं। देखो, इंजूरिया का मतलब होता है सिंपल सा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिफ। जो एक व्यक्ति को राइट कन्फर्ड किए गए हैं, उनका इन्फ्रिंज होना इंजूरिया कहलाता है। और साइने का मतलब होता है विदाउट, और डैमनो का मतलब होता है सब्सटेंशियल हार्म, लॉस, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट और हेल्थ। अर्थात इंजूरिया साइने डैमनो का मतलब है जब किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट वायलेट हो जाता है, इन्फ्रिंज हो जाता है, लेकिन उसको डैमेजेस कोई नहीं होते, विदाउट डैमेजेस, तो उसको इंजूरिया साइने डैमनो बोलते हैं। अर्थात वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस, डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। इंजूरिया साइने डैमनो मीन्स violation of legal rights of plaintiff without any kind of damages to the plaintiff। बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे अश्वे वर्सी वाइट, बहुत ही लैंडमार्क केस है। इस लैंडमार्क केस में क्या हुआ था, अश्वे जो पर्सन था वो एक क्वालिफाइड वोटर था, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में क्वालिफाइड वोटर था, वो वोट डालने जाता है, पर उसको जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है वो वोट डालने देता ही नहीं, वो उसको रिफ्यूज कर देता है, तुम जाओ, तुम्हारा वोट यहाँ से हम नहीं डालने देंगे, तुम जाइए यहाँ से। अब अश्वे का राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, एक लीगल राइट है, और उसको वोट डालने नहीं दिया। बाद में जब रिजल्ट आया, तो व्यक्ति जिसको अश्वे जिताना चाहता था, जिसके फेवर में वोट डालना चाहता था, वो व्यक्ति केस जीत जाता है। अर्थात अश्वे का लीगल राइट वायलेट हो गया, वोट डालने का अधिकार उसका वायलेट हुआ, लेकिन उसका उसे कोई हार्म नहीं हुआ, उसे कोई लॉस नहीं हुआ, उसका जिसको उसने वोट डालना था वो व्यक्ति जीत गया। तो इस केस में क्या था, मैगजीन फॉलो करी गई, इंजूरिया साइन डैमनो, और इस केस में अश्वे का लीगल राइट वायलेट हुआ था, अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर ने टोट कमिट किया है, ऐसा माना गया था। जब इंजूरिया साइन डैमनो का ये मैगजीम अप्लाई होगा, तब टोट कमिट हुआ माना जाएगा। मैंने बार बार बताया आपको। भीम सिंह वर्सेस जे एंड के का केस था, इस केस में क्या हुआ, भीम सिंह एमएलए थे जम्मू कश्मीर के, और जब वो
लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं किसी मैटर पे अपना वोट डालने के लिए, उनको रास्ते में रोक लिया जाता है, वो अपनी असेंबली तक पहुंच नहीं पाते। कल को वो केस फाइल करते हैं कोर्ट में, भाई मेरा राइट टू लाइफ है, मेरा राइट टू लिबर्टी है, मेरा वोट डालने का राइट है, अपनी पार्लियामेंट्री असेंबली में मुझे वोट डालने नहीं दिया गया। तो जो भीम सिंह चाहते थे वैसा हुआ था, वैसा बिल पास हो गया था, बट इनको नुकसान तो हो गया, वोट डालने इनको दिया नहीं गया, इनका राइट तो वायलेट हो गया, मतलब बेशक नुकसान नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ बिना किसी लॉस के, तो यहाँ पे टोर्ट कमिट हुआ, ऐसा माना गया। देखिए जो अश्वे वर्सेस वाइट केस है, ये केस बहुत ही लैंडमार्क केस है रिगार्डिंग द ओबिजस ईवी रेमडियम। अगर आप कभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, रेमडियम उसमें आता है कि इन विच केस ओबी जस्ट ईवी रेमडियम मैगजीन वाज फर्स्टली फॉलोड, इट वाज अश्वे वर्सेस वाइट। इस केस में कोर्ट ने पहली बार बोला था जहां पे राइट होगा वहां रेमेडी भी होनी चाहिए, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर राइट आपको दे दिया बट आपको रेमेडी नहीं दी राइट के वायलेशन पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अश्वे वर्सेस वाइट के केस में ऐसा कोर्ट ने बोला था कि अगर आपने अश्वे को राइट दिया है, राइट टू वोट, तो उसका वो राइट अगर वायलेट हो रहा है, उसे वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो उसको रेमेडी भी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ था, टोर्ट कमिट हुआ, माना गया था। तो गाइस अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या है, डैमनम मतलब सब्सटेंशियल हार्म, लॉस, डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, साइन मींस विदाउट एन इंजूरिया मींस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। अर्थात इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में किसी को डैमेजेस तो हो रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। अर्थात जब व्यक्ति को नुकसान होता है, डैमेज होता है, पर बिना लीगल राइट के वायलेशन के, तो ऐसे केस में टोट हुआ है, हम ये नहीं मानेंगे। ऐसे केस में टोर्ट कमिट हुआ नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने अपना स्कूल ऑलरेडी खोला हुआ था और दूसरे व्यक्ति ने उसके सामने अपना नया स्कूल खोल लिया। दूसरे वाले व्यक्ति ने अपनी फीस काफी कम कर दी, सारे बच्चे यहाँ से निकल के इस स्कूल में पहुंच गए और वहां जाके एजुकेशन लेने लग पड़े। पुराने स्कूल के मालिक ने केस फाइल कर दिया कि भाई ये क्या सीन हुआ, मेरे सारे बच्चे अपने स्कूल बुला लिए, अपनी फीस कम करके मुझे डैमेज हो गया, ये टोट कमिट किया, इसने मुझे कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट ने बोला आपको डैमेज तो हुआ है, नो डाउट आपको डैमेज हुआ है, लेकिन आपका राइट तो कोई वायलेट नहीं हुआ। हर किसी को राइट है वो स्कूल खोल सकता है, आपका लीगल राइट है आपने खोला, उसका लीगल राइट है उसने खोला, आपकी फीस अपनी थी उसकी अपनी फीस है। तो बच्चे वहां चले गए कंपटीशन की वजह से, तो वो अलग बात है, इसमें कोई टोट कमिट हुआ नहीं माना जाएगा। ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल की फैक्ट्स बता रहा हूं। दूसरा केस था मोगुल स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमसी ग्रिगोर गौ एंड कंपनी 1892, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस में क्या हुआ था, ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑफर्ड हैवी डिस्काउंट टू कंज्यूमर्स कस्टमर्स टू डिफीट राइवल कंपनी इन बिजनेस। हुआ क्या, बहुत सी कंपनीज आपस में इकट्ठी हुई, उन्होंने उन्होंने बहुत डिस्काउंट्स दिया ताकि जो राइवल कंपनी थी, उनके विरोध में कोई कंपनी थी, कंपटीटर कंपनी थी, उनका बिजनेस ठप हो जाए और सारे लोग जो उनकी शिपिंग कंपनी है उसी से सर्विसेज लें। तो बाद में ऑब्वियस सी बात है, जिसका बिजनेस ठप हो रहा था, जो राइवल कंपनी, वो कोर्ट में पहुंच गई कि सर इन्होंने मेरे साथ टोट कर दिया, ये कुछ कंपनीज मिलके इन्होंने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, सारा हमारा बिजनेस कम हो गया, इनके पास क्लाइंट ज्यादा पहुंच गए, कस्टमर ज्यादा पहुंच गए। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, डिफेंडेंट वर कैरिंग ऑन लॉफुल कंपटीशन, द प्लेंटिफ सफर्ड इकोनॉमिक लॉस बट नो लीगल राइट वाज इन्फ्रिंज्ड। इसमें कोर्ट ने बोला डेफिनेटली जो कंपनी है जिसका साथ कंपटीशन करने के लिए, उसके कस्टमर खींचने के लिए डिस्काउंट दिया गया, उस कंपनी को लॉस तो हुआ है, डैमेजेस तो हुए हैं, पर उसका कोई राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं। राइट तो कोई इन्फ्रिंज नहीं हुआ, हर किसी का राइट है वो अपने कोर्सेज पे, अपने सर्विसेज को लेके जितना मर्जी डिस्काउंट दे, चाहे फ्री में दे, उसकी मर्जी है, उसका लॉस तो कोई हुआ, मतलब राइट तो किसी का वायलेट हुआ ही नहीं ना। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि लॉफुल बिजनेस कंपटीशन डज नॉट गिव राइज टू लाइबिलिटी। तो अगर बंदा लॉफुल बिजनेस कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन के लिए अपने कॉस्ट कम कर रहा है, तो ये कोई किसी प्रकार का टोट नहीं माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये लैंडमार्क केसेस को याद करना, पेपर में बार बार आते हैं। अगला केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल 1895। इस केस में क्या हुआ, the defendant diverted underground water flowing to the plaintiff's reservoir to force the corporation to purchase his land। इसमें क्या हुआ, बेसिकली ऐसे लैंड है कोई, एक ऊपर लैंड है एक नीचे लैंड है। जो नीचे लैंड है, ऊपर
डिफेंडर ने क्या किया, यहाँ पे बड़ा सा खड्डा खोद दिया, सारा पानी यहाँ गिर रहा था खड्डे से, जो ऊपर से पहाड़ से पानी आता था, और नीचे वो नहीं पहुंच पा रहा था जो कॉर्पोरेशन की लैंड थी। ऐसा क्यों किया गया, डिफेंडर ने ऐसा क्यों किया था कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडर की लैंड परचेज कर ले। प्लेंटिफ कौन है, कॉर्पोरेशन, और कॉर्पोरेशन की लैंड पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि डिफेंडर ने अपनी लैंड पे बड़ा खड्डा खोद दिया है और उसी पे पानी स्टॉक हो रहा है, नीचे पानी नहीं जा रहा। जो पानी पहाड़ों से आके यहां से होकर नीचे फ्लो होता था वो यहीं पे रुक जा रहा है, यहाँ पे खड्डा बहुत बड़ा है। अब डिफेंडर अपनी लैंड पे खड्डा खोद के बैठा हुआ है ताकि प्लेंटिफ जो कॉर्पोरेशन है वो उससे उसकी लैंड परचेज कर ले और वो पैसा उसको मिल जाए। कॉर्पोरेशन ने केस कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर कि भाई ऐसे ऐसे आप कैसे अपनी जमीन पे खड्डा खोद सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि इसने अपनी लैंड पे जो खड्डा खोदा हुआ है वो उसका अपना लॉफुल राइट है, बेशक इसका मोटिव बुरा था, ये आपसे चाहता था आप इससे लैंड ले लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता टोट में, मोटिव चाहे बुरा क्यों ना हो, मोटिव चाहे इररेलेवेंट, मोटिव हमेशा इररेलेवेंट होता है टोट में, लेकिन यहाँ पे कोई टोट कमिट नहीं हुआ क्योंकि कॉर्पोरेशन का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। अर्थात अगर एक व्यक्ति अपनी लैंड पे खड्डा भी खोद रहा है, लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो हो रहा है पर किसी का राइट वायलेट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया था। उषा बैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर केस 1978 गुजरात के का इंडियन केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली एक व्यक्ति था, उसने केस फाइल कर दिया कि जब भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर में संतोषी माता की आरती होती है तो मुझे बहुत नुकसान होता है, मुझे बड़ा हर्ट होता है, मुझे मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, मैं ये आरती मैं नहीं सुनना चाहता। कोर्ट के पास केस गया, कोर्ट ने बोला सबको रिलीजियस राइट है, और अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी परफॉर्म कर रहा है और आपको उससे हर्ट हो रहा है तो आपका कोई लीगल राइट तो वायलेट हो नहीं रहा। यस, आपको डैमेजेस हो रहे हैं, आपको हार्म हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपको मेंटली आपको अपसेट आप हो रहे हो, लेकिन आपका राइट तो लीगल राइट तो वायलेट हो ही नहीं रहा। अर्थात यहां पर भी कोर्ट ने बोला टोट कमिट नहीं हुआ है। तो ये सारी सारी केसेस आपने याद रखने हैं। एक केस और भी है, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल 1975, बहुत ही लैंडमार्क इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रभु दयाल ने कुछ शॉप्स कंस्ट्रक्ट करी थी, कुछ दुकानें बनाई थी बिना टाउन एरिया कमेटी की परमिशन लिए। आपको पता है, आपको कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो कमेटीज होती हैं एरिया की उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है कि हम लोग ऐसे हमारा ये नक्शा रहेगा, यहाँ हमने ये बनाना है, आपको पहले एनओसी नक्शा पास करवाना पड़ता है। तो हुआ क्या, जो प्रभु दयाल थे उन्होंने कुछ शॉप्स बना दी बिना नक्शा पास किए, बिना नोटिस दिए टाउन एरिया कमेटी को, और बाद में टाउन एरिया कमेटी ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया ये सारी शॉप्स गिरा दो, डेमोलिश कर दो। जब गिराने की बारी आई तो वो इलाहाबाद को हाई कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने बोला कि सर ये तो मेरी शॉप्स गिरा रहे हैं, मेरा राइट है, इन्होंने मेरे साथ गलत कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि डेफिनेटली आपका राइट तो था, डेफिनेटली ये शॉप्स गिरा रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, पर आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। आपका लीगल राइट तब वायलेट होता अगर आप एनओसी लेकर परमिशन लेकर शॉप्स बनाते, तो डेफिनेटली आपको डैमेजेस हो रहे हैं पर आपका इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट कोई नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको इस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज यू कंस्ट्रक्टेड शॉप्स विदाउट एनओसी विदाउट परमिशन। इफ यू वुड construct the shop with permission, then definitely there would be injuria sine damno, but here डैमनम साइन इंजुरिया विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज आपको डैमेजेस तो हो रहे हैं पर आपका राइट वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये सारा कुछ इसेंशियल्स ऑफ टोर्ट्स में आपने लिख कर आना है, पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ज्यादा केस लॉस देना, कम क्वेश्चन आएगा कम केस, छोटा क्वेश्चन आएगा कम केस लॉस देना। तो कंक्लूजन की बात करें, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप अपने नोट्स में अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो आप देख कर लिख सकते हैं, वही बातें जो आगे लिखी हैं वही यहाँ रिपीट हुई हैं कि टोर्ट में हमेशा वायलेशन ऑफ लीगल राइट होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को लीगल डैमेजेस हो रहे नहीं हो रहे हैं, किसी को लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, मेंटली गोनी हो रही है, बट डैमेजेस नहीं हो रहे, लीगल डैमेजेस, राइट इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हो रहा, तो वहां पे टोर्ट कमिट हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते। टोर्ट के दो इसेंशियल्स हैं, एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट, एंड इसकी वजह से इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हो रहा है प्लेंटिफ का। अब कौन सी मैगजीन में क्या होगा वो मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लव विद ट्विंस। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, अभी फर्स्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर्स तक, उसके बाद AIBE, उसके बाद LLM के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, UGC नेट, उसके बाद क्लैट, हर तरह की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आप बने रहें लॉ बिटवीन्स के साथ until you settle in your career. Thank you so much. God bless you all.